As in our last lecture, we have discussed about the law of diminishing marginal utility, and I expect that you should remember that what is the law of diminishing marginal utility. Okay, I revised that the law of diminishing marginal utility states that as the consumer consumes more and more of units of a commodity, the utility from the successive units goes on diminishing. Okay, now we will discuss about the limitations of the law of diminishing marginal utility. The law of diminishing MU has certain limitations. अब वो क्या limitations है? First one is the goods consumed must be homogeneous. ओके जो गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं दैट मस्ट बी होमोजीनियस. होमोजीनियस मीन्स आइडेंटिकल और द सेम गुड्स. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंज्यूम चॉकलेट देन यू शुड गो ऑन कंज्यूमिंग द सेम चॉकलेट, and if you go on consuming the ice cream then you should consume the same ice cream. The brand and the taste and the other attributes of the chocolate or the ice cream must be same. ठीक है, सेम होने चाहिए, homogeneous होने चाहिए, identical होने चाहिए. But if you use other goods which are not homogeneous then the law will not be applicable. तो वो जो law है वो applicable नहीं होगा, because if the goods are not same then you may get different level of the satisfaction. For example, if you consume chocolate and then you eat ice cream, then these two won't be comparable. So the law of diminishing mu says that the units consumed must be homogeneous. मतलब जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं या यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं that must be same. अगर आप चॉकलेट खा रहे हैं तो आपने सेम चॉकलेट यूज़ करनी है, सेम ब्रांड की, सेम टेस्ट की. ठीक है, तो फिर ये लॉ जो है एप्लीकेबल होगा. इसके बाद आप सेकंड देखेंगे, यूनिट्स कंज्यूम्ड मस्ट बी कंटिन्यूस. मतलब उनमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ द यूनिट्स. फॉर एग्जांपल द लॉ डजंट होल्ड गुड व्हेन देयर इज इनफ टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ टू यूनिट्स. ठीक है, अगर आप दो यूनिट्स जो है कंज्यूम करें तो उनके दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल if we take second apple after a long gap of time we will feel hungry and hence the satisfaction will increase instead of falling. ठीक है, अगर आप एक एप्पल खाते हैं और उसके बाद काफ़ी गैप आ जाता है, 2 4 या 6 घंटे के गैप के बाद आप एक और एप्पल खाते हैं, तो फिर जो है ये लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम तक हो सकता है कि आप हंग्री भूख महसूस कर रहे हैं और जो सेटिस्फेक्शन आपकी वो इंक्रीज होगी इंस्टेड ऑफ फॉलिंग. तो इस सूरत में भी जो लॉ है वो will not be applicable. And the third is standard units of the consumption. इसका क्या मतलब है? It means that the units of the consumption must be reasonable. यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स कंसिडर अ पर्सन हु इज़ वेरी थर्स्टी एंड इफ़ यू फीड हिम विद ओनली स्पून ऑफ वाटर देन द यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल नॉट बी reasonable. Probably when he consumes second spoon of water he may get more satisfaction. So when we consider law of diminishing mu we must consider standard unit of consumption, that is glass of water rather than spoon of water. ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट होने चाहिए कंजम्पशन के. जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल दी है कि अगर एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा उसको ही इज़ वेरी थर्स्टी, बहुत ज़्यादा थर्स्टी है, तो अगर आप उसको सिर्फ एक स्पून देंगे पानी का, जस्ट ओनली 1 स्पून ऑफ वाटर, तो ये जो यूनिट ऑफ कंजम्पशन दिस इज़ नॉट रीजनेबल. ठीक है, हो सकता है कि जब आप उसको सेकेंड स्पून ऑफ वाटर दें तो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील हो एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट स्पून ऑफ वाटर. सो इस सूरत में जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एम यू है विल नॉट बी एप्लीकेबल. सो इस वजह से हम कहते हैं कि व्हेन वी कंसिडर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एम यू वी मस्ट कंसिडर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कंजम्पशन. वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन क्या होगा? ग्लास ऑफ वाटर रादर दैन द स्पून ऑफ वाटर. And now what is fourth one? The law doesn't apply to the money as it is said that the more money a person has the more he wants. ठीक है, तो ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं है किस पे? मनी पे, क्योंकि हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा हमारे पास मनी होगी उतना ही ज़्यादा हम और मनी चाहेंगे. ऐसा नहीं होगा कि द मोर मनी आई हैव माई सेटिस्फेक्शन विल डिक्लाइन, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जितनी ज़्यादा मनी होगी उतना ही ज़्यादा हम और चाहेंगे हमारे पास और मनी आए. तो ये जो लॉ है दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द मनी. Now what is fifth one? No substitutes or complement must be introduced. For example, if you consume first cup of tea without sugar and second cup of tea with sugar, then the utility or the satisfaction level derived from the second cup of tea will obviously more than that of the first cup of tea. So in this case the law of diminishing mu will not be
एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आप अगर कोई चीज़ या कोई गुड्स या कोई कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं तो उसका सब्सटीट्यूट या कंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होती हैं ऐसी कि आप उसकी रिप्लेसमेंट पे यूज़ कर सकें, जैसे टी एंड कॉफ़ी है। इस तरह से कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं, जो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे टी है और उसके शुगर, ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कंज्यूम करते हैं फर्स्ट कप ऑफ टी विदाउट शुगर एंड द सेकेंड कप ऑफ टी विद शुगर, तो फिर जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है फ्रॉम द सेकेंड कप ऑफ टी विल मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट कप ऑफ टी। सो इन दिस केस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो इस सूरत में ये लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। Now what is law of equimarginal utility? The law of equimarginal utility states that the consumer will distribute his money income between the goods in such a way that the utility derived from the last rupee spent on each good is equal, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी मनी इनकम को या अपनी इनकम को या अपनी मनी को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा दो चीज़ों में कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो अचीव हो। फॉर एग्जाम्पल द कंज्यूमर इज सेट टू बी इन द इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट एट विच यूटिलिटी पर रुपी ऑफ बोथ द गुड इज इक्वल, ठीक है। दो गुड्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई, दो गुड्स हैं, दो कमोडिटीज़ हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं। तो एम यू एक्स ओवर पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई ओवर पी वाई। अगर इस तरह से होगा तो हम कहेंगे कि दिस इज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड गुसेंस सेकंड लॉ, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी मनी को या अपनी इनकम को दो गुड्स के दरमियान या डिफरेंट गुड्स के दरमियान इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उसको मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन अचीव हो। दैट इज वाई दिस लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक स्केजुअल है, इसमें हम देखेंगे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। सपोज हमारे पास दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई, दो गुड्स हैं। अब प्राइस ऑफ एक्स गुड क्या है 2 है और प्राइस ऑफ द वाई इज 3। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल यूनिट्स कितने हैं, 6 यूनिट्स हैं। एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है हमारे पास 20, 18, 16, 14, 12 एंड 10, और एम यू वाई है हमारे पास 24, 21, 18, 15, 12 एंड 9। नाउ व्हाट इज एम यू एक्स ओवर पी एक्स? एम यू एक्स जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ एक्स के साथ। एम यू एक्स है 20 और इसको डिवाइड कर देंगे आप एक्स, पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ एक्स इज 2। इस तरह से 18 डिवाइडेड बाई 2 एंड सो ऑन। एंड नाउ एम यू वाई है हमारे पास 24 और पी वाई क्या है, प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई इज 3। तो हर किसी को आप डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। अब यहाँ पर देखें केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 किस तरह से आए हैं। अब केस 1 में हमारे पास क्या है, 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई। अब हमने क्या करना है, हमने उन पॉइंट्स को या उन नंबर्स को देखना है जो दोनों कॉलम्स में सेम हो, जैसे कि 8, 7, 6 और 5, ठीक है। ये एम यू एक्स ओवर पी एक्स और एम यू वाई ओवर पी वाई दोनों कॉलम्स में ये दोनों इनको देखना है, 8, 7, 6 और 5, जिनको मैंने रेड भी किया हुआ है, ठीक है। अब 8 एम यू वाई ओवर पी वाई क्या है 8। अब उसके ऑपोजिट साइड पे आप उसके यूनिट को देखेंगे, वो क्या है 1। सिमिलरली 8 एम यू एक्स ओवर पी एक्स का जो 8 है उसके ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखते हैं यूनिट को तो वो क्या है 3 यूनिट्स। तो केस 1 हम कहते हैं 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई, ठीक है। इसी तरह से केस 2 देखेंगे, केस 3 और इस तरह से केस 4। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो केस 4 है वो हमारे इस लॉ को जो है या हमारी इस लॉ की एजम्पशन को है सेटिस्फाई कर रहा है या फुलफिल कर रहा है। वो किस तरह से, 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। मतलब यहाँ पर देखें 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर क्या 10 यूनिट्स मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ रही है हमारे पास। बाकियों को अगर आप एड अप करें तो वो क्या है, केस 1 देखें 3 + 1 4, 4 + 2 6, 5 + 3 8। लेकिन अगर आप 4 में देखें 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर क्या है, केस 4 जो है उसमें हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो अचीव कर रहे हैं। So case 4 justifies both the assumption of the law, so the consumer will get the maximum satisfaction when he spend his income in such a way that he purchases 6 units of commodity X and 4 units of the commodity Y, ठीक है। जो हमारा लॉ है वो ही कहता है कि हमने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, हमने अपनी इनकम को या अपनी मनी को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो गेन कर सकें। तो केस 4 जो है वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है कि जब आपके पास 6 यूनिट ऑफ एक्स होंगे एंड 4 यूनिट ऑफ वाई होंगे। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी।